नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर कोशिका के बारे में। यह कोशिका का पार्ट 4 है। पिछले 3 पार्ट्स में हमने पढ़ा कोशिका के बारे में, इसकी डेफिनेशन एवं इसके प्रकारों के बारे में तथा इसके कुछ पार्ट्स के बारे में, तथा अब इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कोशिका के जो बचे हुए पार्ट्स हैं उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिका का पार्ट 4 डीएनए, आरएनए और राइबोसोम। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। ये क्या होता है, तो केंद्रक के भीतर कुछ अम्ल पाए जाते हैं जिन्हें न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। यानी कि जो ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये केंद्रक के भीतर पाए जाते हैं। तथा इनकी खोज किसने की, तो इनकी खोज जोहान फ्रेडरिक मिसेर ने की। किसने की, तो जोहान्स फ्रेडरिक मिसेर ने की। तथा ये कौन कौन से होते हैं, तो डीएनए होते हैं। डीएनए एवं आरएनए, ये 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए एवं आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एवं आरएनए की राइबोन्यूक्लिक एसिड। आगे बढ़ते हैं, अपन डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज वाटसन एवं क्रिक ने कब करी, तो सन 1953 में की। तथा इसी खोज के लिए इन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। इसकी संरचना कैसी होती है, तो इसकी संरचना द्विकुंडली यानी कि डबल हेलिक्स होती है। तथा इसकी इकाई कौन सी है, तो इसकी इकाई जीन है। यानी कि इसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो जीन है। आगे बढ़ते हैं अपन डीएनए के बारे में और बातें जानते हैं। डीएनए के कार्य के बारे में। डीएनए के क्या कार्य होते हैं, तो ये सभी आनुवंशिक क्रियाएं जो होती हैं उनका संचालन करता है तथा प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित भी करता है। डीएनए जो भी आनुवंशिक क्रियाएं होती हैं उनका संचालन डीएनए करता है एवं प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित भी करता है। तथा इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। पहला है, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया। कब किया, तो 1972 में जो प्रयोगशाला में डीएनए का जो संश्लेषण किया वो हरगोविंद खुराना ने किया। अगला है, इसकी अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है तथा कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक में भी मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं अपन डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये शुगर नाइट्रोजन बेस एवं फास्फेट से मिलकर बने होते हैं। कैसे बने होते हैं, तो शुगर यानी कि शर्करा, नाइट्रोजन बेस यानी कि नाइट्रोजन आधार एवं फास्फेट से मिलकर बने होते हैं। तथा इनमें कौन सी शर्करा होती है, तो इनमें पेंटोस शर्करा होती है। पेंटोस यानी कि कार्बन के 5 अणु इनमें उपस्थित होते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। यह डबल हेलिक्स होता है। यानी कि एक हेलिक्स ये मतलब इसकी संरचना द्विकुंडली यानी कि डबल हेलिक्स होती है। एक हेलिक्स ये और एक हेलिक्स ये। इसके बाद इसमें नाइट्रोजन बेस उपस्थित होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन एवं एडेनिन। इन सब के बारे में हम जानेंगे। तथा ये पेयर के रूप में होते हैं, यानी कि एक दूसरे के जोड़े के रूप में होते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन नाइट्रोजन बेस के बारे में जान लेते हैं। नाइट्रोजन बेस कौन कौन से होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन एवं पिरामिडिन। प्यूरिन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो एडेनिन एवं ग्वानिन प्यूरिन के अंतर्गत आते हैं तथा पिरामिडिन के अंतर्गत थायमिन, साइटोसिन एवं यूरेसिल। ये 3 नाइट्रोजन बेस पिरामिडिन के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन आरएनए के बारे में। आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड। पहला है, डीएनए से ही आरएनए का निर्माण होता है। आरएनए का निर्माण कैसे होता है, तो डीएनए से ही होता है तथा ये हमारे शरीर में प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। डीएनए भी करता है, प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित डीएनए करता है तथा प्रोटीन का संश्लेषण आरएनए करता है। अगला है, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में डीएनए की एक श्रृंखला पर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन नाइट्रोजन बेस के बारे में। डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन बेस उपस्थित होते हैं एवं आरएनए में कौन कौन से होते हैं, तो पहला है डीएनए में एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन एवं थायमिन। ये 4 नाइट्रोजन बेस डीएनए के अंदर उपस्थित होते हैं तथा आरएनए में एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन एवं यूरेसिल। केवल
डीएनए में थाइमिन और आरएनए में यूरेसिल, इन दोनों का डिफरेंस होता है। बाकी डीएनए और आरएनए सेम होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अपन आरएनए के बारे में जान लेते हैं। आरएनए को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो आरएनए को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? तो पहला है एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए। यह एक प्रकार का गाइड है। क्या है? तो गाइड है। इसमें कौन सा प्रोटीन बनता है इसकी जानकारी किस में होती है? मैसेंजर आरएनए में होती है यानी कि एमआरएनए। सेकंड है ट्रांसपोर्ट आरएनए यानी कि टीआरएनए। यह अमीनो अम्ल को ले जाता है यानी कि ट्रांसपोर्ट आरएनए का नाम से ही स्पष्ट है कि ट्रांसपोर्ट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो यह अमीनो अम्ल को ले जाता है। कहाँ ले जाता है? तो आरआरएनए में ले जाता है। अमीनो अम्ल को कहाँ ले जाता है? तो आरआरएनए में ले जाता है। तीसरा है आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए। ये क्या है? तो ये एक कारखाना है जो कि राइबोसोम बनाता है। क्या करता है? तो राइबोसोम बनाता है। आगे बढ़ते हैं अपन। इसके क्या कार्य है? तो आरएनए के कार्य प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। क्या होता है? तो प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। आगे बढ़ते हैं अपन। ये जो नाइट्रोजन बेस होते हैं ये डीएनए में एक पेयर के रूप में एडेनिन जो है थायमिन से कौन से बंध के द्वारा जुड़ा रहता है? तो डबल बॉन्ड यानी कि द्विबंध के द्वारा जुड़ा रहता है। एडेनिन थायमिन से डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। दूसरा है ग्वानिन। ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। कैसे? ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। आगे बढ़ते हैं अपन। डीएनए के अंदर जो एक हेलिक्स होता है यानी कि ये और ये जो एक हेलिक्स है इसकी लंबाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई 3.4 नैनोमीटर होती है यानी कि 34 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो ये हो गया डीएनए की जो अंदर जो एक हेलिक्स होता है उसकी लेंथ। आगे बढ़ते हैं अपन। अगला है इस हेलिक्स के अंदर कितने बेस पेयर होते हैं यानी कि ये जो एक हेलिक्स होता है इसमें नाइट्रोजन बेस आपस में जुड़े रहते हैं। तो ये कितने बेस पेयर होते हैं इसके अंदर? तो इसके अंदर 10 बेस पेयर होते हैं। तो ये हो गया डीएनए के बारे में। आगे बढ़ते हैं अपन राइबोसोम के बारे में जान लेते हैं। राइबोसोम क्या होता है? तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। सेकंड है यह कोशिका का सबसे छोटा अंग है। और कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो केंद्रक कोशिका का सबसे बड़ा अंग है तथा राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा अंग है। थर्ड है यह आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। कैसे मिलकर बना होता है? तो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तथा इसकी खोज किसने की? तो जॉर्ज एमिल पेलेडे यानी कि सन 1955 में जॉर्ज एमिल पेलेडे ने इसकी खोज की। पेलेडे ने खोज की तो इन्होंने क्या नाम रखा? तो पेलेडे के कॉर्पसूकल नाम रखा। राइबोसोम का नाम पेलेडे ने क्या रखा? तो पेलेडे के कॉर्पसूकल। तथा राइबोसोम नाम किसने रखा? तो रिचर्ड बी रॉबर्ट्स ने राइबोसोम नाम रखा। राइबोसोम के बारे में हम जान लेते हैं। तो राइबोसोम यानी कि राइबो ये कैसे बना होता है? तो आरएनए और प्रोटीन। राइबो का अर्थ होता है आरएनए प्लस प्रोटीन और सोम का अर्थ होता है ग्रेन्यूल यानी कि कण। सोम का अर्थ होता है कण। आगे बढ़ते हैं अपन। राइबोसोम के बारे में डायग्राम के द्वारा समझ लेते हैं अपन। तो ये है सेल यानी कि कोशिका। इसके अंदर ये केंद्रक, ये इसको एक जूम करके देखेंगे तो ये केंद्रक है। इसके आसपास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके जो तो ये राइबोसोम है। इसको एक अलग डायग्राम के द्वारा समझते हैं तो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बहुत ही अधिक मात्रा में डॉट डॉट बताए गए हैं। तो ये डॉट डॉट क्या है? तो ये राइबोसोम हैं। ये कहीं पे उपस्थित होते हैं? तो ये डॉट डॉट जो दिख रहे हैं यही राइबोसोम है। क्या है? तो ये राइबोसोम है। बहुत ही बारीक होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर उपस्थित होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम उपस्थित नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन राइबोसोम के बारे में और इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। यह आकार के आधार पर राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 70S एवं 80S। 70S के अंतर्गत 70S का आकार कैसा होता है? तो पहले छोटा ये बड़ा, इसमें ये 30 और ये 50। इसी प्रकार 80S का आकार भी ऐसे ही होता है, ये 40 होता है और ये 60 होता है। तो 70S के अंतर्गत 30S एवं 50S आते हैं और 10S कॉमन होता है। क्योंकि 50 और 30 80 होते हैं तो इसमें 10S कॉमन होता है तो 70S होता है।
ऐसे ही ATS का आकार कैसा होता है तो 40S या 60S। इसके अंतर्गत 40 और 60 100 हो रहे, इसमें 20S कॉमन होता है। तो ये आकार के आधार पर राइबोसोम होती हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। यह यूकैरियोटिक ATS एवं प्रोकैरियोटिक यानी कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ATS प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है तथा प्रोकैरियोटिक में 70S आकार का राइबोसोम पाया जाता है। इसलिए इसे कोशिका का सार्वभौमिक घटक कहते हैं, क्योंकि यह दोनों प्रकार की कोशिकाओं में, यूकैरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अपन। राइबोसोम RNA और प्रोटीन से बना एक सेल्यूलर कण है जो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए साइट के रूप में कार्य करता है। क्या कार्य करता है तो प्रोटीन संश्लेषण के रूप में साइट का कार्य करता है। तो ये हो गया राइबोसोम के बारे में। आगे बढ़ते हैं अपन रिक्तिका के बारे में जान लेते हैं। ये भी कोशिका का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है रिक्तिका यानी कि वैक्यूल। तो इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। यह कोशिका के अंदर जो रिक्त स्थान होते हैं उन्हें ही रिक्तिकाएं कहते हैं। जो सेल होती हैं इसके अंदर जो अंग उपस्थित होते हैं उनके अलावा जो रिक्त स्थान होते हैं उन्हें रिक्तिकाएं कहते हैं। तो ये कैसे घिरी रहती है तो ये भी एक झिल्ली के द्वारा घिरी रहती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। कौन सी झिल्ली के द्वारा घिरी रहती है तो टोनोप्लास्ट झिल्ली के द्वारा घिरी रहती है तथा इसका रिक्तिका नाम फेलिक्स डुजार्डिन ने दिया। रिक्तिका नाम फेलिक्स डुजार्डिन ने दिया। यह पादप एवं जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। यह जल एवं भोजन को संग्रहित करने का काम करती हैं। रिक्तिका क्या कार्य करती है तो जल एवं भोजन दोनों को संग्रहित करने का कार्य करती हैं। आगे बढ़ते हैं। पादप कोशिकाओं में बड़ी रिक्तिका जबकि जंतु कोशिकाओं में छोटी रिक्तिका होती है। पादपों में बड़ी एवं जंतुओं में छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। अगला है रिक्तिका को कोशिका की जेब भी कहा जाता है यानी कि पॉकेट ऑफ सेल भी कहा जाता है। अगला है स्प्लेन्जानिल ने सर्वप्रथम प्रोटोजोआ में तारक रिक्तिकाएं देखी। यह है रिक्तिका का डायग्राम। प्लांट सेल एवं प्लांट सेल के अंतर्गत ये जो प्लांट सेल है उसमें रिक्तिकाएं कौन कौन सी होती है तो ये 1 2 ये 3 ये रिक्तिकाएं होती हैं तथा ये कैसे घिरी होती है तो टोनोप्लास्ट नामक झिल्ली से घिरी होती हैं। अगला है गोल्गिकाएं या गोल्गी बॉडी। इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी खोज किसने की तो कैमिलियो गोल्गी ने। इटली। कहाँ के रहने वाले हैं तो इटली के रहने वाले हैं। कौन? कैमिली गोल्गी। इसका अन्य नाम क्या है तो गोल्गिकाए को मदर ऑफ सेल या पेकर्स ऑफ सेल या ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। ये जो गोल्गी बॉडी होता है इसके अन्य नाम मदर ऑफ सेल, पेकर्स ऑफ सेल या ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अपन। इसका प्राथमिक कार्य शरीर द्वारा संश्लेषित किए जाने वाले प्रोटीन को, ये जो शरीर द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं प्रोटीन उनकी पैकेजिंग करता है यानी कि उनकी पैकिंग करता है तथा यह tRNA की मदद करता है यानी कि ट्रांसपोर्ट RNA की मदद करता है। अगला है यह प्रोटीन को बांधने का कार्य करता है। इसलिए इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। क्या करता है तो कोशिका को बांधने का कार्य कौन करता है तो गोल्गी बॉडी करता है। आगे बढ़ते हैं अपन। यह गोल्गी बॉडी का डायग्राम ये कोशिका के अंदर कहाँ उपस्थित होता है तो ये है कोशिका। इसके अंदर ये जो ग्रीन दिख रहा है ये है गोल्गी बॉडी। ये आगे बढ़ते हैं अपन। इसके आगे अपन कोशिका के बाकी बचे भागों के बारे में पढ़ेंगे एवं इसके बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।